यस, गुड इवनिंग टू ऑल। सर, जहां तक मुझे याद है लास्ट डे हम लोगों ने फ्रिक्शन में कनेक्टेड मोशन वाला पोर्शन भी कर लिया था, जहां तक मुझे याद आ रहा है। सही? यस सर। ठीक है बेटे। तो इसके आगे आप बात कर लेते हैं। जैसा मैंने आपसे बोला था कि इसमें दो डेफिनेशंस पे पहले हम बात करेंगे। वन इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट एंड द अनदर वन इज एंगल ऑफ रिपोज। तो पहले उन दो डेफिनेशंस पे बात कर लें, उसके बाद फिर फर्दर वी विल डिस्कस कि व्हाई टू पुल एन ऑब्जेक्ट इज इजियर to push the same object, मतलब in comparison to push an object, to pull is easier, मतलब pulling is easier than pushing an object. ठीक है, that will prove। तो चलिए सर, वन बाय वन लेट अस टॉक। तो पहली डेफिनेशन आज के लिए लिखिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। पहला टॉपिक डालिए, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब देखो, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट में सबसे पहली बात यह है कि वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, कॉन्टैक्ट फोर्स का क्या मतलब है वो पहले समझते हैं। तो देखिए बेटा, इससे पहले हम ये कह रहे थे कि द नॉर्मल रिएक्शन दैट एक्ट्स बिटवीन द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट, ठीक है, दैट नॉर्मल रिएक्शन जो फोर्स है आपका, दैट एक्ट्स बिकॉज ऑफ द टू सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। व्हेनेवर द टू सरफेसेस विल बी इन कॉन्टैक्ट, तो टू द सरफेस इन कॉन्टैक्ट परपेंडिकुलर टू दैट सरफेस देयर विल बी अ नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, एंड दैट विल ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेसेस इन कॉन्टैक्ट। एक तो हम ये कह रहे थे इससे पहले। सही? लेकिन इस बात को यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि सर, ये जो नॉर्मल रिएक्शन है, इट इज बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट, राइट। ये फोर्स क्यों डेवलप होता है? जब भी कोई दो बॉडी कॉन्टैक्ट में होती है तो ये फोर्स लगता है। तो एक बात तो हमें ये समझ में आती है कि ये वाला जो फोर्स है वो कॉन्टैक्ट के कारण है, बट दिस इज नॉट द ओनली फोर्स विच इज ड्यू टू द कॉन्टैक्ट। आप अगर फ्रिक्शन को ऑब्जर्व करें तो फ्रिक्शन भी दो सरफेसेस के बीच में लगता है बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, है ना। अगर दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कॉन्टैक्ट में होती हैं एंड व्हेनेवर देयर इज अ रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस, तो ये फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करता है। अगर मान लो दो सरफेसेस कॉन्टैक्ट में नहीं होते तो कोई फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट नहीं करता। तो एक्चुअली में हम ये कह सकते हैं कि देयर आर टू फोर्सेस व्हिच एक्ट्स ऑन अ बॉडी ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू बॉडीज। एक तो नॉर्मल रिएक्शन है जो हमने इससे पहले पढ़ा था, और दूसरा जो फोर्स है वो फ्रिक्शन है। and we know that the friction is always acts parallel to the surfaces या parallel to the surface in contact। ठीक है, तो एक तो फ्रिक्शन है जो पैरेलल टू द सरफेस लगता है, ये भी लगता है बिकॉज ऑफ द कॉन्टैक्ट। भाई कॉन्टैक्ट नहीं हो तो रिलेटिव मोशन हो ना हो उससे क्या फर्क पड़ेगा? हवा में आप ऊपर बॉडी को मतलब उछालो, मतलब यू जस्ट थ्रो अ बॉडी अपवर्ड्स इन एयर, तो उस केस में तो मैं ये कह सकता हूँ कि अगर आपने बॉडी को ऊपर फेंक दिया तो ये फ्रिक्शन तो नहीं लगेगा ना। हाँ, एयर फ्रिक्शन लग सकता है, आई एम नॉट डिनाइंग दैट, बट ये फ्रिक्शन तो नहीं लगेगा जो दो सरफेस के बीच में लगता है। ठीक है, ये तो तभी लगेगा जब दो सरफेसेस कांटेक्ट में होंगे एंड देयर विल बी रिलेटिव मोशन बिटवीन द टू सरफेसेस। और दूसरा है सर हमारा नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, तो कॉन्टैक्ट, ड्यू टू द कॉन्टैक्ट हम दो फोर्सेस कंसीडर कर रहे हैं, एक तो नॉर्मल रिएक्शन है और दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स है। तो इस बॉडी पे आई कैन शो दीज टू फोर्सेस। तो इस बॉडी पे जो इन दोनों फोर्स का वेक्टर सम होगा, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन और फ्रिक्शन। बिकॉज ये जो हम बॉडी लेते हैं ये बहुत मतलब द बॉडी दैट वी टेक इज बेसिकली अ पार्टिकल। पार्टिकल मतलब ऐसी बॉडी जिसका हम डायमेंशन निग्लेक्ट कर सकते हैं। इसीलिए मैं ये सारे फोर्सेस कहाँ पे दिखा रहा हूँ? इस बॉडीज के सेंटर पे दिखा रहा हूँ। कंफ्यूज मत होना कि सर फ्रिक्शन तो सरफेस पे लगता है, टेंजेंशियल टू द सरफेस लगता है, आपने ऊपर कैसे दिखा दिया? तो कंफ्यूज मत होना अभी, बिकॉज वी आर डीलिंग विद द बॉडीज जिसका साइज हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं। इन अदर वे हम उसको पार्टिकल कहते हैं। तो इसलिए हम इस फोर्स को कहाँ दिखा सकते हैं? इस फोर्स को हम सेंटर पे दिखाते हैं। ठीक है, इसीलिए आपने जब भी फ्री बॉडी डायग्राम बनाया ब्लॉक्स का तो आपने सारे फोर्सेस कहाँ पे दिखाए? तो यू शोड ऑल द फोर्सेस ऑन, सारे फोर्सेस यू शोड इट ऑन द सेंटर ऑफ द बॉडी। ठीक है सर। अब देखो इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा, that is basically called as contact force. So contact force is nothing but the resultant of normal reaction acting on a body and the frictional force. Normal reaction acting on the body and the frictional force. फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन का जो ये वेक्टर सम आएगा, इसको हम कौन सा फोर्स कहते हैं? तो दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टैक्ट फोर्स। ये कॉन्टैक्ट फोर्स है। एंड बिकॉज यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन और जो आपका फ्रिक्शनल फोर्स है ये दोनों 90 डिग्री के एंगल पर है, तो कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी सिंपली इक्वल टू अंडर रूट ऑफ एन स्क्वायर प्लस ऑफ एफ स्क्वायर। दिस इज द वैल्यू ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स। हाँ, अगर सरफेस पे हम फ्रिक्शन कंसीडर ना करें, we don't consider any friction on the surface, तो अगर हम सरफेस पे फ्रिक्शन कंसीडर नहीं करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारा कॉन्टैक्ट फोर्स है दैट विल बी सिंपली इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन।
बट अगर सरफेस पे इफ यू कंसीडर द फ्रिक्शन, तो उस केस में कॉन्टैक्ट फोर्स विल बी द वेक्टर सम ऑफ बोथ द फोर्सेस, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन एज वेल एज विच फोर्स, बोलो बेटा, नॉर्मल रिएक्शन एंड फ्रिक्शनल फोर्स, सर ये एक तरह है से ना? नेट फोर्स लग रहा है ना बॉडी पे जो हुआ है। हाँ, बेसिकली ये जो नेट फोर्स है इन दोनों का, उसी का नाम कॉन्टैक्ट फोर्स है। मतलब वो फोर्सेस विच इज एक्टिंग ड्यू टू द कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेस, उन्हीं दोनों फोर्सेस का जो वेक्टर सम है उसको हम नॉर्मली कॉन्टैक्ट फोर्स का नाम देते हैं। ठीक है ऋषिक? अब देखो बच्चे, अगर आप ध्यान से देखो तो ये कॉन्टैक्ट फोर्स, इफ यू ऑब्जर्व दिस कॉन्टैक्ट फोर्स, तो इट मेक्स सम एंगल विद द नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, ये नॉर्मल रिएक्शन के साथ एंगल बना रहा है कुछ। ठीक, अब कहोगे सर नॉर्मल रिएक्शन के साथ ही क्यों एंगल लेते हैं, वी कुड हैव टेकन दिस एंगल इवन विद द फ्रिक्शन। तो इस बात को समझो कि नॉर्मल रिएक्शन की डायरेक्शन इस पर्टिकुलर सिचुएशन में फिक्स्ड है, कि अगर आपने दो सरफेसेस को ऐसे रखा हुआ है तो नॉर्मल रिएक्शन 100% हमें मालूम है कि अपवर्ड लगेगा, राइट है बेटा? बट फ्रिक्शन आगे भी लग सकता है और फ्रिक्शन पीछे भी लग सकता है, मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन इज नॉट फिक्स्ड। यस, इट विल एक्ट टेंजेंशियल टू द सरफेस, बट टेंजेंशियली आपका फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी ये टेंजेंशियल लग सकता है और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी टेंजेंशियल लग सकता है, डिपेंडिंग ऑन द मोशन ऑफ द बॉडी। इसीलिए इसीलिए हम कॉन्टैक्ट फोर्स का एंगल किसके साथ ले रहे हैं, नॉर्मल रिएक्शन के साथ। तो देखो इसको मैं अलग कर देता हूं, ध्यान से देखो इस ट्रायंगल को। आपने बोला सर दिस इज नॉर्मल रिएक्शन, दिस वन इज योर नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज योर कॉन्टैक्ट, दिस इज योर कॉन्टैक्ट फोर्स हियर, ये आपका कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये कॉन्टैक्ट फोर्स है, ये वाला एंगल लैम्डा है। तो सर एक बात बताइए, फ्रिक्शन को, ये जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में फ्रिक्शन लग रहा है, इसको मैं ऊपर दिखा सकता हूं क्या बच्चों? थिंक अबाउट इट। इसी यस को सर। ऊपर प्रोजेक्ट कर सकता हूं, इसको पैरेलल शिफ्ट भी कह सकते हैं कि आप इसको ऊपर शो कर रहे हैं, ऐसा कर सकते हैं सर, ऐसा कर सकते हैं, वी कैन शो इट पैरेलली, मतलब आप एक्स प्रोजेक्शन पे इसको यहाँ दिखा सकते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो आप दिखा सकते हैं, इसलिए मैंने दिखा दिया। तो अगर मैं यहाँ पर एंगल निकालूं तो tan लैम्डा लिखूं, तो tan लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट, परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस, फ्रिक्शन डिवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन, tan लैम्डा होगा। तो फ्रिक्शन को नॉर्मल रिएक्शन से डिवाइड कर दो तो दैट विल बिकम tan लैम्डा। तो tan लैम्डा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि फ्रिक्शन इज इक्वल टू, कैन बी रिटन एज इक्वल टू म्यू एन डिवाइडेड बाय एन। भाई फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू आपने म्यू एन पढ़ा है, क्लियर है बच्चों? यस सर। तो म्यू एन यस को आप सर। एन से डिवाइड कर दीजिए, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू व्हाट, तो लैम्डा विल बी इक्वल टू tan इनवर्स म्यू, lambda will be equal to tan inverse mu. म्यू। This is the angle which is called as angle of contact. This is that angle which will be called as angle of contact. I hope आपको ये बात समझ आ गई, अगर आ गई तो प्लीज नोट इट डाउन। सर जी सर इसमें हम वो वाला फोर्स कहाँ दिखा रहे हैं जो एक्चुअल हम बॉडी पे अप्लाई कर रहे हैं? नहीं, उस फोर्स से इसको कोई लेना देना नहीं, अच्छा सिर्फ वो फोर्स, नॉर्मल फोर्स और हाँ, फोर्स। क्योंकि वो फोर्स बेटा कॉन्टैक्ट की वजह से हो ये जरूरी नहीं है ना। यस ठीक सर। है, वो फोर्स नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स भी तो हो सकता है। आपको अगर नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स कौन सा होता है, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, आर द नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। ठीक है, तो इसलिए हम उसको कंसीडर नहीं कर रहे हैं। वी आर टॉकिंग ओनली अबाउट व्हाट, वी आर ओनली टॉकिंग अबाउट द कॉन्टैक्ट फोर्स। ओके सर। दिस इज एंगल ऑफ कांटेक्ट। यस, दिस इज एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। नोट कर लेना तो बताना। डन सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट एक मिनट राइट सर, एंग, एक मिनट सर। अच्छा
लिख लिया सर। ठीक है, अब नेक्स्ट लिखो एंगल ऑफ रिपोज। रिपोज, REPOSE, एंगल ऑफ रिपोज, REPOSE, एंगल ऑफ रिपोज। अब यहाँ पर आप लोग समझने की कोशिश करेंगे। लुक एट दिस। अगर आप देखेंगे तो ये वाला आपको सरफेस दिखाई देगा। ये सरफेस ऐसा रखा हुआ है हॉरिजॉन्टल प्लेन में, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन में रखा हुआ है और इस पर एक छोटा सा ऑब्जेक्ट रखा है मैंने। लुक एट द ऑब्जेक्ट, इट इज स्टेशनरी, इट इज एट रेस्ट, राइट। यस सर। इस सरफेस को मैं इंक्लाइन कर रहा हूं। इंक्लाइन करना समझते हैं, ठीक है। तो जब मैंने इस सरफेस को इंक्लाइन किया तो आप देखेंगे कि जब भी आप किसी सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखिए और उस सरफेस को आप इंक्लाइन करिए तो आप ये देखेंगे फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ दैट सरफेस, उस सरफेस के एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन के लिए, उस सरफेस का जैसे ही आपको एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन अचीव होगा, यू विल सी दैट द बॉडी विल जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग। आई एम रिपीटिंग इट अगेन। मतलब किसी भी हॉरिजॉन्टल सरफेस पे आपने ऑब्जेक्ट रखा और उसके बाद आप क्या कर रहे हो, आप उस सरफेस पे ऑब्जेक्ट रखने के बाद यू आर जस्ट मेकिंग इट इंक्लाइन। तो आप ये ऑब्जर्व करोगे फॉर अ पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंक्लिनेशन द ऑब्जेक्ट विल जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग ऑन दैट इंक्लाइन सरफेस। तो वो एंगल ऑफ इंक्लिनेशन किसी भी सरफेस का जिस पर ऑब्जेक्ट जस्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर देती है उसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिपोज। क्या कहते हैं बेटा? एंगल ऑफ रिपोज। समझ में आई बात? किसी भी Yes, sir. सरफेस का वो एंगल, हाँ बोलिए बोलिए। समझ में आ गई। आ गई। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ सरफेस फॉर विच अ बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग इज नोन एज एंगल ऑफ रिपोज। तो वो एंगल जिस पर बॉडी जस्ट स्टार्ट करती है स्लाइड करना। तो लिख लो पहले डेफिनेशन, उसके बाद इसको मैथमेटिकली हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। पहले आप लोग डेफिनेशन लिखिए। द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ सरफेस, द एंगल ऑफ इंक्लिनेशन ऑफ अ सरफेस at which a body kept on it just starts sliding, at which a body kept on it just starts sliding, at which body kept on it just starts sliding is known as angle of repose. Just starts sliding is known as angle of repose. लिख लिया आप लोगों ने? is known as angle of repose. अब देखो एक बात समझो, यहाँ पर जो मैं बार बार ना जस्ट वर्ड पे मैं बड़ा स्ट्रेस डाल रहा था, ठीक है। पहले तो हम इस बात को समझेंगे जस्ट वर्ड, जस्ट बार बार ऐसा क्यों स्टाइल में मैंने बोला, उसका रीजन समझिए। देखिए बेटा, जब आप किसी भी बॉडी को जस्ट मूव कराओगे तो हमेशा याद रखना कि व्हेन अ बॉडी जस्ट मूव्स, मतलब अगर आपको कभी भी ये स्टेटमेंट दिखे कि अ बॉडी इज जस्ट मेड टू मूव ऑन अ सरफेस, बॉडी इज जस्ट मेड टू मूव ऑन अ सरफेस, तो कभी भी अगर आपको बॉडी जस्ट मूव करता हुआ बोला जाए, इसका मतलब है बेटा कि उस पे जो फोर्सेस हैं वो बैलेंस्ड होंगे। अब ऋषि की ये कह सकता है कि सर बैलेंस्ड होगा तो बॉडी मूव कैसे करेगी? यू कैन क्लेम दैट कि भाई बॉडी मूव कैसे करेगी, आप कह रहे हो फोर्सेस बैलेंस्ड हैं। तो देखो मेरी बात समझो, मान लीजिए कि इस बॉडी पे लेटेस्ट से इधर से कुछ फोर्स लग रहा है, लेटेस्ट से 10 न्यूटन, ठीक है। मैं बॉडी, अगर ये सिर्फ इस पे, इफ द फोर्स ऑफ 10 न्यूटन ओनली दिस फोर्स एक्ट्स ऑन दिस बॉडी, अगर सिर्फ ये फोर्स एक्ट करेगा तो ये बॉडी को क्या करेगा? इट विल एक्सेलरेट द बॉडी विदाउट एनी डाउट, इट विल एक्सेलरेट द बॉडी। बॉडी क्या करेगी? एक्सेलरेट होगी विथ एन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाय मास। एक्सेलरेशन विल बी ऑब्वियसली फोर्स बाय मास। बट मैं आपसे ये कह रहा हूं सर, मैं आपसे ये कह रहा हूं कि अगर मान लो कि मैंने इधर फोर्स लगा दिया जस्ट ग्रेटर देन दैट ऑफ 10 न्यूटन, तो मेरा क्वेश्चन ये है भाई कि जस्ट ग्रेटर देन 10 न्यूटन का क्या मतलब? जस्ट ग्रेटर देन 10 न्यूटन की अगर मैं बात करूंगा तो 10 न्यूटन से बड़ा तो है, ये बात तो हमें समझ में आ रही है, बट कितना बड़ा भाई? तो आप ये कह सकते हैं जस्ट ग्रेटर देन 10 कैन बी रिटन एज इक्वल टू 10.1। ऋषिक, जस्ट ग्रेटर देन 10 को मैं 10.1 कह सकता हूं, से समथिंग। यस सर। लेकिन अगर मैं 10.1 कहता हूं तो देवांश ये कह सकता है कि सर 10 जस्ट ग्रेटर देन 10 का मतलब 10.1 थोड़ी ना है, 10.01 भी तो हो सकता है। बिल्कुल सही है वो भी। उर्वशी कह सकती है कि 10.01 क्यों सर, 10.001 भी तो हो सकता है। उर्वशी भी सही है अपने तौर पे। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप एक बात याद रखिए कि अगर मैं ऐसे लिख दूं, इन सबकी बात मान के मैं ऐसे लिख दूं 10.000000000000001,
तो मैं ये कह सकता हूं कि दिस फोर्स विच आई हैव अप्लाइड ऑन दिस बॉडी टुवर्ड्स राइट इज स्लाइटली ग्रेटर देन दैट ऑफ 10 ऑब्वियसली, बट ये बहुत ज्यादा बड़ा या मतलब बहुत डिफरेंस बहुत छोटा है दोनों फोर्स का? बहुत छोटा है, बहुत छोटा है। बहुत छोटा है। तो अगर आप इस डिफरेंस के कारण अगर आप फोर्स कैलकुलेट करेंगे, मतलब एक्सेलरेशन कैलकुलेट करेंगे, तो बिकॉज द डिफरेंस ऑफ द फोर्स इज वेरी स्मॉल, तो अनडाउटेडली आप ये कह सकते हो कि एक्सेलरेशन दैट द बॉडी विल अचीव विल बी वेरी स्मॉल, द एक्सेलरेशन दैट इज एक्वायर्ड बाय द बॉडी विल आल्सो बी वेरी वेरी स्मॉल, और सो स्मॉल दैट इट कैन बी नेग्लेक्टेड। भाई अगर मान लीजिए कि मैं आपसे कहता हूं कि 4 किलोग्राम की बॉडी है और मैंने इसका एक्सेलरेशन लिखना है, तो 0.00 मुझे भी नहीं पता कितनी बार जीरो लिखा है मैंने, 0.0001 डिवाइडेड बाय 4, so undoubtedly this result will be very 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 small which can be neglected। इसीलिए आप ये कह सकते हो कि इस केस में we will assume that the body is not accelerating। तो जब भी आपसे बोला जाए ना कि body is just sliding या body has just started sliding, इसका मतलब ये होगा कि the acceleration of the body can be taken as zero, और अगर आपने acceleration of the body को जीरो कर लिया तो इसका दूसरा मतलब ये होगा कि फोर्सेस ऑन द बॉडी कैन बी assumed टू बी बैलेंस्ड। समझ में आया पहले ये पॉइंट? अब बॉडी पे लगने वाले फोर्सेस को क्या कर सकते हो? नहीं आ रहा भाई, समझ नहीं आ रहा आप लोगों को? डीएफ हो जाएगा ना सर वो? नहीं, दैट डीएफ इज सो स्मॉल दैट आई एम नॉट कंसीडरिंग इट राइट नाउ। ठीक है, तो मेरा पॉइंट ये है बेटा कि अगर एक्सेलरेशन बहुत छोटा हो गया तो हम ऑलमोस्ट बॉडी को कैसे ट्रीट कर रहे हैं? हम ऑलमोस्ट बॉडी को ये ट्रीट कर रहे हैं कि बॉडी का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। तो एक्सेलरेशन जीरो कब होता है? जब फोर्सेस बैलेंस्ड हो। तो इसका मतलब इस केस में आप ये नहीं कहना कि फोर्स नहीं लग रहा है, यस फोर्स इज एक्टिंग, बट ये फोर्सेस वी कैन कंसीडर इट टू बी एज बैलेंस्ड, है ना? हम इन फोर्सेस को क्या मान सकते हैं? वी कैन ट्रीट इट एज बैलेंस्ड फोर्स। अब ये कहानी मैंने सुनाया क्यों, इस बात को समझिए। मैंने आपसे बोला था कि एंगल ऑफ रिपोज इज दैट एंगल एट विच द बॉडी जस्ट स्टार्ट स्लाइडिंग, दिस एंगल इज फाई। एंगल ऑफ रिपोज को जनरली फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तो मैं भी यहाँ पर फाई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इस पर मैंने ये बॉडी रख दिया, जिस एक ब्लॉक रख दिया जिसका मास m है। यहाँ तक क्लैरिटी है? हाँ ना बोलना पड़ेगा भाई। अब इस ब्लॉक पे एक फोर्स मेरे बच्चे क्या लग रहा होगा? तो ऑब्वियसली बात है दैट वुड बी mg, और इसको अगर मैं रिजॉल्व कर लूं तो दिस विल बी इक्वल टू mg टाइम्स ऑफ cos ऑफ फाई, बिकॉज दिस एंगल विल बी इक्वल टू फाई, और इधर अगर मैं इस फोर्स का कंपोनेंट ले लूं तो दिस विल बी इक्वल टू mg टाइम्स ऑफ साइन ऑफ फाई। ठीक है, और इधर क्या लगेगा? तो इधर लगेगा नॉर्मल रिएक्शन। अच्छा मुझे एक बात बताओ ऋषिक, कि ये ब्लॉक if it will slide, in which direction do you think it will slide? If it slides towards by itself, अगर ये खुद से स्लाइड हो रहा है ना, तो ऑब्वियसली बात है कि if it will slide, तो ऑब्वियसली बात है कि it will slide downwards without any doubt, क्योंकि अगर ये खुद से स्लाइड करेगा तो डाउनवर्ड ही स्लाइड करेगा, और कोई तो डायरेक्शन हो ही नहीं सकती स्लाइडिंग की। तो फ्रिक्शन किधर लगेगा? तो अनडाउटेडली फ्रिक्शन विल एक्ट इन दिस डायरेक्शन। अब बिकॉज बॉडी हैज जस्ट स्टार्टेड स्लाइडिंग, इसका मतलब तो यही हो गया कि सर फ्रिक्शन विल बी मैक्सिमम, देन ओनली द बॉडी कैन स्लाइड। तो फ्रिक्शन की वैल्यू मैक्सिमम है सर, है ना? फ्रिक्शन को हम म्यू एन लिख सकते हैं, करेक्ट है बेटा? यस सर। तो फ्रिक्शन कैन बी रिटन एज इक्वल टू म्यू एन, और फ्रिक्शन इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज इक्वल टू mg cos थीटा। आप लोगों को शायद समझ में आ गया होगा व्हाई आई एम सेइंग इट हैज टू बी mg cos थीटा। क्यों बोला? सबको समझ में आ रहा है? सर फाई Yes, होगा, sir. जी cos फाई नहीं होगा। सॉरी mg cos फाई, थैंक यू, क्योंकि यहाँ पर n mg cos फाई के बराबर है। अब फॉर जस्ट स्लाइडिंग, फॉर जस्ट स्लाइडिंग, बिकॉज बॉडी इज जस्ट स्टार्टेड स्लाइडिंग, तो मैंने आपसे क्या बोला कि फोर्सेस विल बी बैलेंस्ड। तो अगर फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो हम क्या कह सकते हैं? कि हम कह सकते हैं कि mg टाइम्स ऑफ साइन ऑफ फाई, यहाँ पे भी फाई कर लो, mg times of sin of phi, this will be exactly equal to what? So that will be equal to mu mg times of cos of phi, है ना बेटा? जस्ट स्लाइडिंग का मतलब शायद आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो इसको हम लिख सकते हैं sin phi अपॉन cos phi इज इक्वल टू कितना? म्यू लिख सकते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं tan phi इज इक्वल टू म्यू, तो म्यू को हम सॉरी फाई को हम लिख सकते हैं tan इनवर्स म्यू। तो फाई कैन बी सिंपली रिटन एज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। This is known as angle of repose. इसी एंगल को हम क्या कहते हैं? This angle is called as angle of repose. Is it clear or not? सर ये तो सेम वैल्यू आ रही है बट बिल्कुल, वेरी गुड।
जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होता है फॉर अ प्लेनर सरफेस, दैट इज द एंगल ऑफ रिपोज फॉर एन इंक्लाइंड सरफेस। जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट होगा प्लेनर सरफेस के लिए, वही एंगल ऑफ रिपोज होता है फॉर एन इंक्लाइंड सरफेस। बिल्कुल सही बात, ये दोनों वैल्यू सेम आ रही है, इसको नोट करिए। Then so. ठीक है सर, तो these are two definitions, one is angle of contact, the another one is angle of repose. Let's proceed. अब इसमें एक चीज लिखिए सर, एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखिए, why to pull a lawn roller, why to pull a lawn roller, why to pull a lawn roller is easier than to push it. Why to pull a lawn roller, lawn समझते हो ना? Yes, sir. Yes, sir. Why to pull a lawn roller is easier than to push it. ये एग्जाम में पूछा जा चुका है, आपके 11th के एग्जाम्स में, स्कूल एग्जाम्स में ये पूछा जा चुका है, इसलिए समझेंगे हम इसको। लॉन रोलर अगर आप लोगों ने देखा होगा, तो अगर आप मान लीजिए ये कोई लॉन रोलर है आपका, लॉन रोलर सर ऐसा कैसा होता है? आपने देखा होगा ना, वो क्रिकेट के पिच पे जो चलाते हैं, देखा है आपने? Yes, sir. Yes, क्रिकेट के sir. पिच पे जो रोलर चलाते हैं, तो उसको अगर आप ऐसे देखें ना, सामने से, मतलब साइड से देखें, तो साइड से सिर्फ उसका सर्कल नजर आएगा। समझ पा रहे हो मैं कौन से व्यू की बात कर रहा हूँ? Yes, Yes, sir. sir. ठीक है, तो अगर आप उसको सिंपली साइड से देखेंगे तो आपको उसका सिर्फ सर्कुलर पार्ट नजर आएगा, वो पूरा आपको सिलेंडर नहीं दिखाई देगा। तो इसकी बात मैं कर रहा हूँ। और आप ये देखें, ये भले मैं लॉन रोलर के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्योंकि आपके बुक्स में लॉन रोलर के टर्म्स में लिखा हुआ है, बट इट इज फैक्ट ऑलवेज। ठीक है, ये हमेशा फैक्ट है। और ये फैक्ट क्या है कि आप हमेशा इस बात को याद रखिए कि लॉन रोलर हो या कोई भी ऑब्जेक्ट हो, आप किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर पुल करेंगे तो पुल करना उस ऑब्जेक्ट को पुश करने के कंपैरिजन में ज्यादा आसान होता है। ठीक है, इसका ये मतलब नहीं कि पुल एकदम एक हाथ से कर दोगे तुम, ये नहीं बोला मैंने बोला पुश करने के कंपैरिजन में, मतलब उसी ऑब्जेक्ट को अगर आपको पुश करना है और उसी ऑब्जेक्ट को आपको पुल करना है, तो पुल करना आपको ज्यादा आसान पड़ेगा देन टू पुश द सेम ऑब्जेक्ट। ये मतलब है इसका। और ये सारे ऑब्जेक्ट के लिए वैलिड है, ये सिर्फ लॉन रोलर के लिए वैलिड नहीं। अब देखो, मान लीजिए कि मैं इस ऑब्जेक्ट को पुल करना चाहता हूं, तो आई विल अप्लाई सम एक्सटर्नल फोर्स एंड लेट दैट एक्सटर्नल फोर्स बी अप्लाइड लाइक दिस। समझ रहे हैं सर? आपने एंगल पे क्यों अप्लाई किया? आपने कभी देखा है वो जो रोलर चलाते हैं पिच पे, तो वो हॉरिजॉन्टली खींच रहे होते हैं या कुछ एंगल पे खींच रहे होते हैं? हैव यू सीन इट एवर? Yes, sir. मैंने भी Yes, किया sir. स्कूल में, तो एंगल पे अपने भी, वेरी गुड, स्कूल में भी अगर आपने करा है तो आपको आइडिया होगा कि बेटा उसको हम हॉरिजॉन्टली नहीं बैठ के खींच रहे होते हैं, उसको तो हम किसी एंगल पे फोर्स लगा के पुल कर रहे होते हैं। ये सर, क्यों वो कर रहे थोड़ा होते हैं? चेस्ट की जो बार होता है सर, वो थोड़ा चेस्ट की तरफ करके उससे फिर पुल करते हैं। हाँ, तो मतलब उसको हॉरिजॉन्टल बैठ के नहीं खींचते हैं, उसको थोड़ा बार को हम पहले एंगल पे लाते हैं, उसके बाद उसको खींचते हैं। ऐसा क्यों करते हैं सर? उसको हॉरिजॉन्टली क्यों नहीं खींचते, उसका भी मैं आपको रीजन बता दूंगा। पहले ये बात एक्सप्लेन कर दूं तो उसके बाद उसका रीजन भी आपको समझ आ जाएगा। अब ये बात मैथमेटिकली एक्सप्लेन होगी। देखिए कैसे, आपने ऐसे फोर्स लगा दिया, आप राइट की तरफ पुल कर रहे हो, और मान तो ऑब्वियस सी बात है फ्रिक्शन इधर लगेगा। और मान लो कि आप यू आर जस्ट पुलिंग दिस, मतलब यू आर जस्ट ट्राइंग टू पुल दिस लॉन रोलर विदाउट एक्सेलरेटिंग इट। समझ रहे हैं आप? मैं कोई एक्सेलरेशन यहाँ पे प्रोड्यूस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट वी आर ट्राइंग टू पुल द लॉन रोलर, दैट जस्ट टू मूव द लॉन रोलर हमने एक फोर्स लगाया, दैट फोर्स इज एफ। डिड यू अंडरस्टैंड द लॉजिक? Yes, sir. ठीक है, तो अब मेरी बात फर्दर आगे सुने।
तो सर इस फोर्स को पहली बात तो मैं ये कह सकता हूं कि वी कैन रिजॉल्व दिस फोर्स एंड वी कैन टेक द कंपोनेंट्स लाइक दिस विल बी एफ cos थीटा, this will be f sin theta, and there will be a normal reaction also. And in which direction do you think the normal reaction will act? So undoubtedly the normal reaction will act in the upward direction, so that I am taking here, and mg will be acting downward direction. ठीक है, तो एक्चुअली में मैं यहाँ पर कर ये रहा हूँ कि आई एम जस्ट ट्राइंग टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुल दिस ऑब्जेक्ट और टू पुल दिस लॉन रोलर. हमें जस्ट पुल करने के लिए व्हाट इज द फोर्स रिक्वायर्ड वो मैं चेक कर रहा हूँ यहाँ पर. तो चलिए उसको देखते हैं. तो जस्ट टू पुल इट, ये नॉर्मल रिएक्शन है. तो बेटा वर्टिकल डायरेक्शन में कैन आई क्लेम दैट कि n प्लस एफ साइन थीटा विल बी इक्वल टू mg? आपको बताना पड़ेगा, नहीं समझ में आए तो पूछना पड़ेगा. n प्लस ऑफ एफ साइन थीटा को मैं mg लिख सकता हूँ. यस सर. Yes, sir. क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में आपका जो रोलर है ना तो ऊपर मूव करेगा ना तो नीचे मूव करेगा. तो अनडाउटेडली आप ये कह सकते हैं कि वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड हैं. तो अगर वर्टिकल डायरेक्शन में फोर्सेस बैलेंस्ड हैं तो ये इसका मतलब यही हुआ कि ऊपर वाले दोनों फोर्स का सम mg के बराबर होगा. तो n को मैं ऐसे लिख सकता हूं, देखिएगा, mg माइनस ऑफ एफ साइन थीटा. यस सर. तो फ्रिक्शन की वैल्यू को हम लिख सकते हैं म्यू एन. म्यू एन कैन बी रिटन एज इक्वल टू म्यू इनटू mg माइनस ऑफ एफ साइन थीटा. इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब हो गया कि f इज इक्वल टू म्यू mg माइनस ऑफ म्यू एफ साइन थीटा. अब हमें जस्ट पुल करना है. आई डोंट वांट टू एक्सेलरेट, आई जस्ट वांट टू पुल इट. ठीक है, तो फॉर जस्ट पुल दिस कैन आई क्लेम दैट कि f cos थीटा टू जस्ट पुल, मैं लिख देता हूं. क्या मैं ये कह सकता हूं कि f cos थीटा अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर होना चाहिए म्यू mg माइनस ऑफ म्यू एफ साइन थीटा? अप्रोक्सीमेटली इसके बराबर तो होना ही चाहिए, तभी तो आप जस्ट पुल कर सकते हैं बेटा मेरे लाल. यस सर. सर एक और चीज पूछनी थी वैसे. सर ये बताइए. म्यू लेंगे हम स्टैटिक फ्रिक्शन का कोएफिशिएंट लेंगे या उसका काइनेटिक स्लाइड करने लग गया ना तो इट विल बी काइनेटिक फ्रिक्शन. सर मेरे को लगा सर जस्ट है ना तो नहीं, जस्ट में मतलब ऑल्दो इट इज नॉट एक्सेलरेटिंग. ठीक है, इट इज, क्या कह रहा था मैं, हाँ, इट इज जस्ट स्लाइडिंग. बट अगर ये एक्सेलरेट नहीं भी कर रहा है एंड इट इज जस्ट स्लाइडिंग तो जो फ्रिक्शन आएगा वो काइनेटिक ही आएगा. इट विल नॉट बी द स्टैटिक फ्रिक्शन. स्टैटिक तभी तक रहेगा जब तक आपका जो बॉडी है इट इज नॉट मूव. वंस इट स्टार्टेड मूविंग, आइदर उसमें एक्सेलरेशन हो ना हो, डजंट मैटर. ओके सर. चलिए इतना नोट करिए, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए मुझे जगह चाहिए. लिख लिया सर. ओके, अब देखिए इसको हम कैलकुलेट करते हैं. इस पे फोर्स की वैल्यू निकालेंगे. तो मैं इसमें जरा ऊपर कैलकुलेट कर रहा हूँ. देखिए एफ और एफ वाले टर्म को एक साथ रख दीजिए और इसको आप ऐसे लिख सकते हैं cos थीटा प्लस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ साइन थीटा. ठीक है, बिकॉज इसको आप राइट से लेफ्ट में लेके चले जाएंगे तो यही हो जाएगा. दिस विल बी इक्वल टू म्यू mg. तो f की वैल्यू क्या होगी? f की वैल्यू हो जाएगी सर सिंपली म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस ऑफ म्यू साइन थीटा. ये फोर्स आपको चाहिए टू पुल द ऑब्जेक्ट, है ना. अब हम इसी तरह से वी विल ट्राई टू फाइंड आउट कि हमें किसी ऑब्जेक्ट को अगर पुश करना है तो व्हाट इज द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड. ठीक है, उसके बाद वी विल बी एबल टू कंपेयर द फोर्स ऑफ पुलिंग द ऑब्जेक्ट एंड फोर्स ऑफ पुशिंग द ऑब्जेक्ट. तब हम कंपेयर कर पाएंगे. तो पहले आप इसको नोट करिए, उसके बाद हम देखते हैं कि व्हाट विल बी द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश एन ऑब्जेक्ट. लिख लिया सर.
लिख लिया। अब देखिए नेक्स्ट पे देखो। अब मैं आपसे कह रहा हूं, यहां पर देखिए, मान लीजिए कि आपने एक फोर्स लगा दिया एंड यू आर ट्राइंग टू पुश द ऑब्जेक्ट। देखो आप जब ऑब्जेक्ट को पुश करोगे, तो जब आपने पुल किया था देन ऑल्सो यू अप्लाइड द फोर्स एट एन एंगल ऑफ थीटा। तो इन द सेम वे when you are trying to push the object, then also you will be applying the force at an angle of theta। भाई आप खड़े होकर अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सोचो ना, लॉन रोलर से एक बात समझना तो ज्यादा आसान हो पाएगा आपको, कि अगर आपका जो ऑब्जेक्ट लॉन रोलर है उसको अगर आपको पुश भी करना है, धक्का भी देना है, तब भी आपने देखा होगा कि भाई आप खड़े होकर हैंडल को कुछ चेस्ट की तरफ लाके तभी धक्का देते हो, ऐसे थोड़ी कि बैठ जाते हो और धक्का देते हो। ठीक है, समझ रहे हैं आप? तो आप जो ये फोर्स लगाएंगे ये भी एंगल पे लगाएंगे, मानते हैं मेरे बच्चों? तो आप देखो, मुझे कोई बता सकता है कि इन विच क्वाड्रेंट डू यू थिंक दिस फोर्स इज एक्टिंग? इज इट एक्टिंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट और इट इज एक्टिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट? कौन बताएगा मुझे? फोर्थ। भाई जिनको नहीं समझ में आया वो सुन लें, ये वाला जो फोर्स है ये किस क्वाड्रेंट में एक्ट करता है? तो दिस इज एक्टिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट एंड दिस एंगल इज थीटा। सर आपको कैसे पता कि इट विल बी एक्टिंग इन द फोर्थ क्वाड्रेंट? सर मुझे इसलिए पता है क्योंकि ये जो एंगल हमें दिखाई दे रहा है, ये जो फोर्स की डायरेक्शन जो हमें दिखाई दे रही है, दैट इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ये फोर्स की डायरेक्शन किधर है? तो दिस डायरेक्शन इज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ऑल्दो ये आपको दिख ऐसा लग रहा होगा इट इज इन द सेकंड क्वाड्रेंट, बट इट इज नॉट इन द सेकंड क्वाड्रेंट, इट इज एक्चुअली इन द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, तो इस एफ का अगर कंपोनेंट निकालेंगे तो क्या आएगा? एफ कॉस थीटा इधर आएगा और एफ साइन थीटा इधर आएगा। समझ पा रहे हो? नॉर्मल रिएक्शन किधर आएगा? ये फोर्स सबको समझ में आया? पहले ये बोलो भाई। Yes, sir. ये आपका एफ कॉस थीटा है, ये आपका एफ साइन थीटा है, और ये आपका जो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है mg, और ऊपर की तरफ जो फोर्स लग रहा है दैट वुड बी नॉर्मल रिएक्शन। इन दिस केस आल्सो यू आर ट्राइंग टू पुश द ऑब्जेक्ट टुवर्ड्स राइट, तो फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग टुवर्ड्स लेफ्ट, एंड बिकॉज द ऑब्जेक्ट हैज टू स्लाइड, तो फ्रिक्शन विल बी काइनेटिक ऑफ कोर्स। तो आप देखिए इसमें, अब अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में देखें, तो वर्टिकल डायरेक्शन में ध्यान से देखिए, वर्टिकल डायरेक्शन में कैन आई क्लेम दैट के n इज इक्वल टू एफ साइन थीटा प्लस ऑफ mg? एवरीवन प्लीज रिस्पॉन्ड। Yes, sir. तो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी? फ्रिक्शन की वैल्यू हो जाएगी म्यू एन की वैल्यू हो गई म्यू मल्टीप्लाइड बाय एफ साइन थीटा प्लस ऑफ एम जी। इसको अगर हम सॉल्व करें तो आप ये कह सकते हैं कि फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू एफ साइन थीटा प्लस ऑफ म्यू एम जी। अब हमारा पॉइंट क्या था? हमें पॉइंट ये था कि जस्ट टू पुश दिस ऑब्जेक्ट, वी वांटेड टू जस्ट पुश द ऑब्जेक्ट। अगर हमें इस ऑब्जेक्ट को जस्ट पुश करना है, वी आर ट्राइंग टू जस्ट पुश दिस ऑब्जेक्ट, तो हमारा क्या होना चाहिए? ये जो फोर्स ऑफ एफ कॉस थीटा है, this force F cos theta should be at least equal to the friction। तो F cos theta is equal to, हम क्या लिख सकते हैं, म्यू F sin theta प्लस ऑफ क्या लिख सकते हैं, म्यू mg। अगेन टेक द फोर्स एट वन साइड, तो अगर एक साइड पे फोर्स लेके चले जाएं तो cos theta माइनस ऑफ म्यू sin theta इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? तो दिस कैन बी रिटन एज इक्वल टू म्यू mg। तो F की वैल्यू यहां से हम क्या लिख सकते हैं बेटा? इट कैन बी रिटन एज म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा माइनस ऑफ म्यू साइन थीटा। ये आपको फोर्स चाहिए टू पुश एन ऑब्जेक्ट। पहले इसको नोट करो, देन आई विल कंपेयर दीज टू फोर्सेस which is required to push an object and which is required to pull an object।
Done, sir. सॉरी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। तो सर मुझे जल्दी से याद दिलाइए कि अभी हमने दो फोर्सेस लिखा था। एक फोर्स हमने लिखा था जस्ट टू पुल द ऑब्जेक्ट, एंड दैट फोर्स वाज म्यू mg डिवाइडेड बाय f cos थीटा प्लस ऑफ म्यू sin थीटा। सही लिखा मैंने? और द फोर्स which was required to just push an object was equal to म्यू mg divided by f cos थीटा माइनस ऑफ म्यू sin थीटा। सही है तो वो F बच्चों? हाँ, तो म्यू f sin थीटा एंड म्यू f, अच्छा, दिस विल बी म्यू f, राइट? नहीं सॉरी, सर, वो आपका F cos cos थीटा, सॉरी इससे सॉरी cos सॉरी, थीटा था वो। ठीक है, cos थीटा प्लस ऑफ म्यू sin थीटा, and this in the denominator we will be having cos theta minus of mu sin theta. This was the forces, right? यस सर। ठीक है, यही दो फोर्सेस हैं। अब मुझे एक बात बताइए, दोनों फोर्सेस को आप ऑब्जर्व करिए, खुद से ऑब्जर्व करिए, मुझे बताइए कि कौन सा फोर्स आपको लगता है कि इज ग्रेटर आउट ऑफ दीज टू फोर्सेस, द वैल्यू दैट आई हैव रिटन। पुश वाला। भाई सबको समझ में आया?
push the object you will need a greater force. Why will you need a greater force? इसका देखो ये push वाला है, ये मैं लिख देता हूँ, ये पुश वाला है, ये पुल वाला है। ऑब्वियस सी बात है, डिनोमिनेटर अगर आप देखेंगे तो डिनोमिनेटर इसका छोटा है, तो जब आप डिनोमिनेटर को छोटा करेंगे तो रिजल्ट बढ़ेगा। मतलब अगर आप इसको और इसको कंपेयर करें, आउट ऑफ दीज टू फोर्सेस अगर आप देखेंगे तो इसका डिनोमिनेटर छोटा, इसका मतलब ये वाला ज्यादा, और इसका डिनोमिनेटर बड़ा, इसका मतलब ये वाला कम। इसका मतलब फोर्स टू पुश एन ऑब्जेक्ट required is greater than force to pull the same object। मतलब अगर उसी ऑब्जेक्ट को आप पुश भी कर रहे हो और पुल भी कर रहे हो तो you will observe that कि आप जब पुश करेंगे तो आपको ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, और आप जब उसी ऑब्जेक्ट को पुल करेंगे तो कंपैरेटिवली आपको कम फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मेरी बात सबको समझ में आ गई? दूसरी बात, एक बात और देखिए, मैंने आपसे बोला था कि why to apply the force at some angle। तो आपने ये देखा कि बेटा जब हम पुल करते हैं तो पुल करना इजियर है, तो उसी पे बात कर लेते हैं। देखो अगर मैं हॉरिजॉन्टली फोर्स लगा के इसको पुल करना चाहूं, इफ आई ट्राई टू पुल दिस हॉरिजॉन्टली बाय अप्लाइंग अ फोर्स हॉरिजॉन्टली, अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को पुल करना चाहता हूं तो मैं क्या कह सकता हूं? मैं कह सकता हूं एन, और ये कितना होगा? mg। ठीक है, ये एन और mg। तो एन की वैल्यू यहां पर क्या आएगी बेटे? mg। तो एफ की वैल्यू क्या आएगी? म्यू mg। और जब आपने इसी ऑब्जेक्ट को, व्हेन यू ट्राई टू पुल द सेम ऑब्जेक्ट, जब आप इसी ऑब्जेक्ट को आप पुल कर रहे थे बाय अप्लाइंग द फोर्स एट सम एंगल, ये एफ, ये वाला एंगल आपका थीटा, जब आपने थीटा एंगल पे इसको आप पुल किया था तो आपका जो नॉर्मल रिएक्शन था वो देखो mg माइनस ऑफ एफ साइन थीटा आया था। देखो आप पीछे, इसका मतलब इस केस में अगर इफ आई राइट फ्रिक्शन, तो फ्रिक्शन विल बी इक्वल टू म्यू mg माइनस ऑफ म्यू एफ साइन थीटा। अब मुझे एक बात बताओ कि किस केस में या किस कंडीशन में आपका फ्रिक्शन कम लग रहा है? इन विच ऑफ द टू कंडीशन फ्रिक्शन एक्टिंग इज लेस? सेकंड केस। सेकंड केस में फ्रिक्शन कम लग रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि माइनस ऑफ म्यू एफ साइन थीटा हो रहा है। तो इसीलिए आप क्या करते हैं? यू ऑलवेज पुल और यू ट्राई टू पुल द ऑब्जेक्ट एट सम एंगल रादर पुलिंग इट हॉरिजॉन्टली। आप क्या करेंगे? आप इसको एंगल पे पुल करेंगे, क्योंकि उस केस में एक और फायदा होगा आपका कि फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द बॉडी विल बी लेस देन दैट ऑफ द फ्रिक्शन एक्टिंग इन द केस व्हेन द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड हॉरिजॉन्टली। ठीक है, क्लियर हो गई बात जी? सर अगर हम थीटा 90 रखते हैं फोर्स वाले फॉर्मूलेज में जो पुल और पुश वाले हैं, रख दो तो सर फोर्स कम हो जाएगा ना? और थीटा 90 रखे फोर्स कम नहीं हो जाएगा। थीटा 90 लगा दोगे तो बॉडी ऊपर चलने लगेगी। सर और 0 रख दें तो? अरे 0 ही तो रखा, तो ये फ्रिक्शन बढ़ गया ना। देखो ये ही तो 0 है ना। एंगल आप किसके साथ मेजर कर रहे हैं? हॉरिजॉन्टल के साथ। फोर्स का एंगल आप हॉरिजॉन्टल के साथ मेजर कर रहे हैं। इस केस में जो ये एंगल है वो कितना है? नहीं समझ आई बात? नहीं सर, मैं इसलिए कह रहा हूँ सर क्योंकि हम जो पुल कर रहे हैं फोर्स, उसमें भी साइन थीटा जो है वो 1 मैक्सिमम हो जाएगा, तो फोर्स भी मैक्सिमम हो जाएगा। ना ना ना, ऐसे नहीं होगा। नहीं मेरे भाई, सिर्फ साइन थीटा को मैक्सिमम करके फोर्स मैक्सिमम नहीं हो जाएगा। इन द डिनोमिनेटर, सुनो मेरी बात सुनो। इन द डिनोमिनेटर वी हैव 2 थीटा, एक है साइन थीटा और दूसरा है कॉस थीटा। है या नहीं बताओ? यस सर। सिर्फ साइन थीटा होता तब आपकी बात वैलिड हो जाती। यहाँ पर साइन थीटा भी है और कौन सा थीटा है? कॉस थीटा भी है। तो साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू अलग अलग होती है सेम एंगल पे। सिर्फ एक ही एंगल ऐसा है जिसपे दोनों की वैल्यू सेम होती है, दैट इज 45। तो अगर आप साइन 0 रख देंगे तो कॉस 0 1 होता है और साइन 0 0 हो जाएगा। यस सर। तो सर ऑप्टिमम 45 डिग्री है? नहीं, ऑप्टिमम 45 डिग्री नहीं है। इस केस में फिक्स्ड वैल्यू नहीं आएगी, वो डिपेंड करेगा आपके मास पे भी, और मतलब थीटा की जो वैल्यू इसमें कैलकुलेट की जाती है, बट वो म्यू पे भी डिपेंड करता है। इट इज नॉट एग्जैक्टली 45 डिग्री, क्योंकि इसमें 3 चीजें हैं डिनोमिनेटर में, साइन थीटा, कॉस थीटा एंड म्यू। ठीक है, तो सर आप करा क्यों नहीं रहे हो? मैं अगर करा भी दूंगा तो आपको पता नहीं समझ आएगा या नहीं आएगा। मिनिमा या मैक्सिमा निकालने के लिए हम यहाँ पर इस पूरे टर्म को डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और इसको डिफरेंशिएट करके हम क्या करेंगे? 0 के साथ इक्वेट। दिस इज द मेथड टू फाइंड द मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ अ क्वांटिटी। यहाँ पर इस क्वांटिटी को ही तो हमें मिनिमम करना है ना। तो मिनिमम करने के लिए हमने क्या किया? ये मैक्सिमा मिनिमा का तरीका होता है। डिफरेंशिएट करके 0 से इक्वेट करेंगे तो कॉस थीटा का जो इंटीग्रेशन आ जाएगा, सॉरी डिफरेंशिएशन आ जाएगा, दैट वुड बी इक्वल टू माइनस ऑफ साइन थीटा। ये तो आएगा। प्लस ऑफ ये क्या आ जाएगा? प्लस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा, दैट विल बी इक्वल टू 0। तो अगर हम इसको इधर ले जाएं तो ये साइन थीटा विल बी इक्वल टू माइनस ऑफ म्यू टाइम्स ऑफ कॉस थीटा। तो यहाँ पर जो tan
थीटा आएगा, ये माइनस एंड माइनस विल कैंसिल आउट, तो tan थीटा जो आएगा दैट विल बी इक्वल टू म्यू। समझ में आई बात? यस सर, वही आ जाएगा एंगल ऑफ, तो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। दिस थीटा फॉर द मिनिमम वैल्यू विल डिपेंड ऑन म्यू। म्यू की वैल्यू, इसीलिए इसकी कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं है, बिकॉज इट इज डिपेंडिंग ऑन म्यू। तो म्यू की वैल्यू बदलेगी तो आपका जो एंगल है उसी अकॉर्डिंग आपको चेंज करना पड़ेगा। मैक्सिमा के लिए 1 कर देते हैं उसको इक्वेट। जी नहीं, 0 ही से इक्वेट करते हैं। आपको मैथ्स में पढ़ोगे, मैक्सिमा मिनिमा डेरिवेटिव्स मैथ्स है आपके पास? हाँ सर है। हाँ, तो मैथ्स में आपको पढ़ाया जाएगा डिफरेंशिएबिलिटी, कंटिन्यूटी, मैक्सिमा, मिनिमा, डेरिवेटिव्स, ये सब, तब उसमें ये सब सिखाया जाएगा आपको। ठीक है भाई, आगे बढ़े। यस सर। तो वैसे हमें ये बात समझ में आ गई कि ऑब्जेक्ट को पुश करना आसान है या पुल करना आसान है, ये आपको क्लियर है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक फ्रिक्शन की कहानी है। अब देखो, इसमें फ्रिक्शन जब आप नॉर्मल टेक्स्ट बुक्स अपने खोलोगे तो इसी में आपको बैंकिंग ऑफ रोड्स, है ना, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, टेकिंग सर्कुलर टर्न ऑन द रोड, ये भी गिवन है। बट वो अभी हम इसलिए नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने सर्कुलर मोशन पूरा छोड़ा था। तो अब जो टॉपिक आप डालिए उसका नाम है सर्कुलर मोशन। इसमें हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन एज वेल एज डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। तो टॉपिक डालिए सर्कुलर मोशन। कौन सा मोशन? सर्कुलर मोशन। ठीक है सर। यहां पर हम दोनों चीजें पढ़ेंगे, उसका काइनेमेटिक्स पार्ट भी और डायनेमिक्स पार्ट भी। अब देखो, सर्कुलर मोशन की अगर मैं बात करूं तो सिंपल सी डेफिनेशन है कि इफ द पाथ ऑफ द बॉडी इज सर्कुलर देन इट्स मोशन विल बी सिंपली कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। मतलब अगर कोई भी बॉडी आपकी सर्कुलर पाथ पे जा रही हो तो हम उसका मोशन कैसा मोशन कहेंगे? सर्कुलर मोशन। ठीक है सर। सर्कुलर मोशन का मतलब एक्चुअली में इसके पाथ से बेस्ड इसके मोशन का नाम है, एंड दैट इज कॉल्ड एज सर्कुलर मोशन। हमेशा एक बात याद रखना कि जब भी कोई, आगे हम पढ़ेंगे भी इसको और ड्राइव भी करेंगे, बट पहले एक बात सुन लेना, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर मोशन में जाता है तो कोई भी पार्टिकल सर्कुलर मोशन में कब जाता है, हमेशा इस बात को याद रखो, व्हेनेवर द फोर्स and the velocity of the particle becomes perpendicular, the path taken by the particle will always be circular. फिर से सुनो जो मैं रिपीट कर रहा हूं। जब पार्टिकल का पाथ, पार्टिकल पे लगने वाला फोर्स और पार्टिकल की वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो जाती है, ठीक है, जब भी ये परपेंडिकुलर हो जाएगी तो हमेशा क्या होगा? हमेशा उस केस में पार्टिकल का जो पाथ होगा वो कैसा होगा? पाथ जो होगा वो सर्कुलर होगा। समझ में आई बात बेटा? बात समझ में आई? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं कि व्हेनेवर फोर्स, ये एक एडिशनल पॉइंट बताया है जो अभी सिर्फ याद रखो, इसकी समझ आपके अंदर डेवलप होगी लेटर ऑन, क्योंकि अभी सिर्फ ऐसे ही बता दिया है मैंने, क्योंकि हम फोर्स पढ़ चुके हैं तो ये बात मैं बता सकता हूँ। तो इसमें लिख लीजिए पहला पॉइंट कि व्हेनेवर द फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल एंड इट्स वेलोसिटी बिकम्स परपेंडिकुलर टू ईच अदर, whenever force acting on a particle and its velocity becomes perpendicular to each other, whenever force acting on a particle and its velocity becomes perpendicular to each other, the path of the particle becomes circular. The path of the particle becomes circular. The path of the particle becomes circular. ठीक है, लिख लिया बेटे? And its motion is called circular motion. And its motion is called as circular motion. And its motion is called circular motion. लिख लिया मेरे बच्चों? यस सर। देखिए, जब भी फोर्स और वेलोसिटी आपस में परपेंडिकुलर हो जाएगी तो पार्टिकल जिस पाथ पे जा रहा है वो पाथ सर्कुलर हो जाएगा और उसका मोशन सर्कुलर मोशन कहलाएगा। अब आपका जो सर्कुलर मोशन है वो एक्चुअली में अगर आप देखें तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। सर्कुलर मोशन के दो टाइप्स हैं, एक को हम कहते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और दूसरे को हम कहते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन। अब ये सर्कुलर मोशन में यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म है क्या? अब इस बात को ऑब्जर्व करते हैं।
ऐसा सर्कुलर मोशन, देखो अगर, अच्छा एक बात और याद दिलाऊं मैं, किसी भी सर्कुलर आर्क पे या कर्व पे या पैराबोला पे अगर आपको किसी डायरेक्शन को ऑब्जर्व करना है, किसी चीज की आपको डायरेक्शन चाहिए, तो आप वहां पर क्या ड्रॉ करते हैं, टेंजेंट। याद है मैंने प्रोजेक्टाइल में भी बताया था कि अगर प्रोजेक्टाइल के पाथ पर किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ कर दोगे तो दैट टेंजेंट विल गिव यू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। याद आ रहा है? Yes, sir. रे ऋषिक नहीं बोल रहे हो? यस सर। अब देखिए बेटा, अगर कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है, किसी भी डायरेक्शन में चले, तो इसके किसी भी पॉइंट पे अगर आप वेलोसिटी की डायरेक्शन चेक करना चाहते हो, तो वेलोसिटी की डायरेक्शन आप चेक करोगे, तो ये वेलोसिटी की जो डायरेक्शन चेक करेंगे हम, तो दैट कैन बी चेक्ड बाय ड्राइंग द टेंजेंट टू दैट पॉइंट। अगर आप उस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ कर दें, तो वो टेंजेंट जो है उस पॉइंट पे वेलोसिटी की डायरेक्शन बता देगा। अगर आप ध्यान से देखें तो जब भी पार्टिकल, देखो वैसे भी आप याद रखो कि स्ट्रेट लाइन अगर नहीं, इफ द पार्टिकल इज नॉट मूविंग ऑन द स्ट्रेट पाथ, इफ इट इज नॉट मूविंग ऑन ए स्ट्रेट लाइन, तो हमेशा इस बात को याद रखो कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पर नहीं मूव कर रहा है तो उसके वेलोसिटी की डायरेक्शन चेंज होगी। नहीं आ रही बात समझ? बेटा एक छोटा सा मैं पॉइंट समझा रहा हूँ, जनरल चीज, कि अगर पार्टिकल स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, सीधा जा रहा है, तो यहां पर टेंजेंट ड्रॉ करो या यहां पर करो या यहां पर करो, हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन सेम होगी। तो अगर हर पॉइंट पे टेंजेंट की डायरेक्शन सेम होगी तो इस केस में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है, डायरेक्शन वाइज कोई चेंज नहीं आएगा। बट अदर देन ए स्ट्रेट पाथ, आप कोई सा भी पाथ ले ले, आइदर इट बी पैराबोलिक पाथ और इट बी सर्कुलर आर्क और इट इज अ कंप्लीट सर्कल, इन सारे पाथ पे अगर आपका पार्टिकल चल रहा है तो किसी भी पॉइंट पे इफ यू ड्रॉ द टेंजेंट, तो वो टेंजेंट अलग अलग डायरेक्शन में आएगा, शोइंग दैट कि जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है वो हर पॉइंट पे चेंज हो रही है। डिड यू अंडरस्टैंड? प्लीज रिस्पॉन्ड। यस सर। अब इस बात को समझिए कि मान लीजिए कि सर मैं आपसे ये कह रहा हूं कि यहां पर वेलोसिटी की डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, बट अगर मान लो कि वैल्यू ऑफ द वेलोसिटी चेंज नहीं हो, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज सेम, मान लीजिए यहां पर 10 मीटर पर सेकंड है और यहां पर भी 10 मीटर पर सेकंड है, यहां पर भी 10 मीटर पर सेकंड है, तो इस केस में हम इस सर्कुलर मोशन को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहेंगे। इसका मतलब ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी तो चेंज हो रही है but there is no change in the magnitude of velocity, that circular motion is called as uniform circular motion. Did you understand the logic? Yes, sir. वेलोसिटी डायरेक्शन वाइज हमेशा चेंज होगी, बट उसका मैग्नीट्यूड चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। तो ये वाला जो सर्कुलर मोशन होगा, दिस विल बी कॉल्ड एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है, मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होती। इसका मतलब, अच्छा एक बात और याद करो, वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को स्पीड कह सकते हैं या नहीं ऋषिक भाई? यस सर कह सकते हैं। कह सकते हैं, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड कैन बी कंसीडर्ड एज स्पीड। तो इसका मतलब ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड रिमेन्स कांस्टेंट, स्पीड रिमेन्स सेम बट वेलोसिटी चेंजेस। तो ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें स्पीड सेम रहेगी बट वेलोसिटी चेंज होगी, उसी सर्कुलर मोशन को हम क्या नाम दे देंगे, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो अब दूसरा सर्कुलर मोशन देखते हैं। दूसरा सर्कुलर मोशन में अगर हम नॉन यूनिफॉर्म की बात करें, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, तो नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हुआ सर, ऐसा सर्कुलर मोशन तो जिसमें वेलोसिटी तो 100% चेंज होगी, साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करे। इन अदर वर्ड्स, मैग्नीट्यूड भी चेंज करे, मतलब आपका क्या हो रहा है, स्पीड भी चेंज कर रही है और वेलोसिटी भी चेंज करे। तो उस केस में हम उस सर्कुलर मोशन को कौन सा सर्कुलर मोशन कहेंगे? तो इन दैट केस द सर्कुलर मोशन विल बी कॉल्ड एज नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब जैसे मान लो यहाँ पे 10 मीटर पर सेकंड है, यहाँ पे 12 मीटर पर सेकंड हो गया, यहाँ पर 14 मीटर या 15 मीटर कुछ भी हो गया, तो डायरेक्शन ही नहीं बल्कि उसका मैग्नीट्यूड भी चेंज करेगा, तो हम उस सर्कुलर मोशन को नॉन यूनिफॉर्म कहेंगे। मतलब स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ चेंजेस, स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ चेंजेस, या इसको आप ऐसे भी कह सकते हैं, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बोथ चेंजेस। ठीक है, बट यस एक बात याद रखिए कि ये दोनों ही मोशन एक्सेलरेटेड है, whether it be नॉन यूनिफॉर्म और यूनिफॉर्म, दोनों एक्सेलरेटेड मोशन है, ये दोनों ही एक्सेलरेटेड मोशन होते हैं, एक्सेलरेटेड मोशन। सर अब आप उसमें ये कह सकते वैल्यू हो, 0 आएगी ना, बट कमिंग टू योर पॉइंट, मैग्नीट्यूड वेट अ की। मिनट वेट अ मिनट वेट अ मिनट। अब मैं यही कहने जा रहा था कि आप ये कह सकते हैं कि सर यहाँ पर तो स्पीड वैल्यू में कोई चेंज नहीं आ रहा है, फिर ये एक्सेलरेटेड कैसे हो गया? तो थोड़ा आपको बेहतर तरीके से समझना पड़ेगा
यहां पर मैग्नीट्यूड में चेंज नहीं हो रहा, बट आप जब एक्सेलरेशन बोलते हो तो एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन का मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड नहीं होता, या रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी नहीं होता। एक्सेलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। और वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी है? तो वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, और वेक्टर के चेंज होने का कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। क्या पॉसिबिलिटी सर? या तो वेक्टर में मैग्नीट्यूड चेंज कर दो तो भी वेक्टर चेंज हो जाएगा, या वेक्टर में मैग्नीट्यूड चेंज मत करो, डायरेक्शन चेंज कर दो। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए ये एक वेक्टर मैंने बनाया है 2 मीटर का, मैंने इसके डायरेक्शन को उल्टा कर दिया तो वेक्टर कहेंगे हम चेंज हो गया। क्यों चेंज हो गया? अगर मैं इसको पॉजिटिव कहूंगा तो इसको निगेटिव कहूंगा, अगर ऑल्दो इट इज 2 मीटर, बट अगर उस साइड में पॉजिटिव है इस साइड में नेगेटिव हो गया तो हम कहेंगे वेक्टर चेंज हुआ है। तो इसलिए ऋषिक भाई ध्यान से सुनिए जो मैं बोल रहा हूं। अगर मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि ये पार्टिकल ऐसे जा रहा है और ये जा रहा है v वेलोसिटी से, यहां से फिर ये लौट गया और लौटा फिर से v वेलोसिटी से, अब मुझे बताइए वेलोसिटी में चेंज आया या नहीं आया? यस सर, आ गया। आ गया, क्योंकि ये पॉजिटिव है और ये निगेटिव है। तो अगर आप यहाँ पर एक्सेलरेशन लिखेंगे तो आप लिखेंगे फाइनल वेलोसिटी विच विल बी माइनस v, क्योंकि इस डायरेक्शन को अगर आप पॉजिटिव मानोगे तो इस वाले डायरेक्शन को आपको कैसा मानना पड़ेगा? निगेटिव। तो माइनस v माइनस ऑफ v डिवाइडेड बाई टी, तो इसको आप लिख सकते हैं माइनस 2v डिवाइडेड बाई टी। समझ रहे हैं? इसीलिए ये मोशन एक्सेलरेटेड है। ठीक है, इसका दूसरा मतलब हम ये भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन जो होता है दैट इज इक्वल टू dv बाई dt होता है, और dv बाई dt मतलब वेलोसिटी वेक्टर का चेंज। ठीक है, याद रखिएगा इसको, हम मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन को हम ऐसे कह सकते हैं कि dv बाई dt का मॉड। ठीक है, इसका मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड एज एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड। ये दोनों बातें सही हैं, बट अगर कभी ऐसे लिख दूं मैं d मॉड ऑफ v डिवाइडेड बाई dt, तो ये नहीं हो सकता। ये मॉड ऑफ v कह दिया, इसका मतलब है कि आई एम टॉकिंग अबाउट द स्पीड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड एक्सेलरेशन नहीं होता, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी एक्सेलरेशन होता है, या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी वेक्टर को एक्सेलरेशन कहते हैं। इज इट क्लियर? यस सर। Yes, sir. तो दोनों सर्कुलर मोशन आइदर इट बी यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म विल बी एक्सेलरेटेड। हाँ, बस फर्क इतना है कि इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर विल बी वन एक्सेलरेशन, एंड इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन देयर विल बी टू एक्सेलरेशंस। ठीक है, वो कौन कौन से होंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। फिर से रिपीट या बता ही देता हूं। यहाँ पर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक ही एक्सेलरेशन होता है। देखो, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो एक्सेलरेशन लगता है that always acts towards the center of the circle only, and that is called a centripetal acceleration, जिसका हम फॉर्मूला भी ड्राइव करेंगे इसमें। ठीक है, बट नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होगा इसमें? अच्छा, ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्यों है? बिकॉज वेलोसिटी चेंज हो रही है डायरेक्शन वाइज। ठीक है, तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म में होगा। साथ साथ यहाँ पर मैग्नीट्यूड के चेंज के कारण भी, ड्यू टू द चेंज ऑफ मैग्नीट्यूड भी हम एक एक्सेलरेशन मानते हैं, और उसको हम कहते हैं टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। हर पॉइंट पे इसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल होती है। आ रही बात समझ? ये इन दोनों की वैल्यूज हम डिफाइन करेंगे। इनफैक्ट सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का तो बेसिकली हम फॉर्मूला ही ड्राइव करेंगे। तो चाहे इट बी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, बोथ ऑफ द मोशन विल बी एक्सेलरेटेड। अगर आपसे कोई कह ले व्हाई यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड, तो सिंपल कहिएगा कि बिकॉज वेलोसिटी इज चेंजिंग एंड एक्सेलरेशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट इज नॉट रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड और मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी। सर जी सर, जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसमें जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू फिक्स रहेगी या वेरी करती रहेगी? हर पॉइंट पे वैल्यू फिक्स रहेगी। और सर टेंजेंशियल की भी? नहीं, यूनिफॉर्म में तो टेंजेंशियल है ही नहीं ना। नहीं सर, वैसे मतलब पूछ रहा हूँ नॉन यूनिफॉर्म में। नॉन यूनिफॉर्म में तो बिल्कुल दोनों बदलेगी। फिर तो नॉन यूनिफॉर्म में सेंट्रीपिटल भी चेंज होगा और टेंजेंशियल भी चेंज होगा, क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म में v की वैल्यू कंटिन्यूअसली चेंज होगी। आगे मैं ये फॉर्मूला ड्राइव करूंगा, अगर फिर भी तुम्हें जानना है तो अभी जान लो कि AC सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है v²/r, दैट इज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रेडियस। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी इज ऑलवेज कांस्टेंट। ये मैग्नीट्यूड है सिर्फ। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड हमेशा सेम रहेगा, तो इसलिए यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की वैल्यू हमेशा सेम रहेगी।
बट नॉन यूनिफॉर्म में बिकॉज मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल आल्सो चेंज एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी विल चेंज एट एवरी पॉइंट, तो इसलिए ये सेंट्रीपिटल की वैल्यू हर पॉइंट पे चेंज होगी, साथ साथ टेंजेंशियल की भी होगी। वो क्या होगी वो आगे सीखेंगे। ठीक है भाई? यस सर। तो भाई ये छोटा सा पॉइंट, ये जो पॉइंट मैंने लिखा था ये सबने नोट कर लिया कि आपका जो सर्कुलर मोशन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म। ये पॉइंट लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब देखो, आप कुछ कॉमन चीजें हम समझते हैं सर्कुलर मोशन में, और उस ये कॉमन चीज कहने का मतलब इट इज कॉमन फॉर बोथ यूनिफॉर्म एज वेल एज नॉन यूनिफॉर्म। ये कुछ कॉमन टर्म्स हैं, इनको हम समझते हैं। तो देखो, जब भी कोई पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चलेगा, तो सर्कुलर पाथ पे मान लो इफ द पार्टिकल वाज समवेयर हियर, लेट अस से, एंड दिस पार्टिकल रीचेस टू दिस पॉइंट। ये पार्टिकल यहाँ पर था और यहाँ से यहाँ चला गया, लेट अस से कि पी से क्यू पे चला गया। तो हर सर्कुलर पाथ का कुछ रेडियस भी होगा, लेट दिस रेडियस बी आर। तो बेटा अगर पार्टिकल सर्कुलर पाथ पे चल रहा है तो अनडाउटेडली आई कैन क्लेम दैट दिस पार्टिकल विल सबटेंड सम एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। भाई सर्कल के सेंटर पे ये कुछ एंगल फॉर्म हो रहा होगा ना बेटा? यस तो सर। ये जो एंगल फॉर्म होता है बाय द पार्टिकल, या द एंगल सबटेंडेड बाय द पार्टिकल एट द सेंटर, ये जो एंगल सबटेंड करता है पार्टिकल कहां पर? सेंटर पर, इसको हम कहते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। क्या कहते हैं बताइए? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल। ठीक है? और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है? तो थीटा को हम यहाँ पर जो एंगल बनाए इसको हम एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और इस एंगुलर डिस्प्लेसमेंट की यूनिट समझिएगा, डिस्प्लेसमेंट, इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट इज रेडियन। एसआई यूनिट इज रेडियन। ठीक है? रेडियन में कन्वर्ट करना आपको आता होगा, रेडियन के लिए हम रेड लिखते हैं। रेडियन आपको याद होगा कि 180 डिग्री वाला बोला था, 180 डिग्री कैन बी रिटन एज पाई इक्वल टू रेडियन। पाई रेडियन। तो अगर आपको ये आपको थीटा के टर्म्स में गिवन, मतलब डिग्री के टर्म्स में, तो यू कैन कन्वर्ट इट इनटू रेडियंस। अब अगर आप ध्यान साथ साथ ध्यान से देखें तो भाई ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट तो समझ में आ गया। साथ साथ अगर आप ध्यान से देखें तो साथ साथ आपको ये भी दिखाई दे रहा है कि ये जो पार्टिकल है वो पार्टिकल कैसे जा रहा है? तो ये आर्क ऑफ द सर्कल पे चल रहा है। तो अगर आर्क ऑफ द सर्कल पे चल रहा है तो लेंथ ऑफ द आर्क भी तो सबटेंड कर रहा होगा बेटा, है बच्चों? जैसे सेंटर पे एंगल फॉर्म कर रहा है, वैसे ही ये आर्क पे कुछ लेंथ भी तो कवर कर रहा है। अगर आप सर्कुलर पाथ में चलेंगे तो आप कुछ लेंथ कवर करेंगे बेटे या नहीं करेंगे? यस करेंगे। करेंगे ना? तो ये जो लेंथ ये आपका ये कवर करता है, इसको हम सिंपली क्या कह सकते हैं? तो इसको हम सिंपली कह सकते हैं लेंथ ऑफ द आर्क, या इसको हम लीनियर डिस्टेंस भी नाम दे सकते हैं। मतलब यहां से यहां तक जाने का जो लेंथ ऑफ द आर्क है, इसको मैं डिस्टेंस ऑफ द पार्टिकल भी कह सकता हूँ। नहीं कह सकता? कह सकते हैं सर। ठीक है? तो इसको मान लो मैं डेल्टा एस कह देता हूँ, या एस कह दूं, डेल्टा एस कह दूं, एक ही बात है। इस एंगल को बहुत छोटा लूं तो डेल्टा थीटा भी कह सकता था, चलो डेल्टा थीटा ले लेते हैं, अच्छा लगेगा देखने में, तो डेल्टा थीटा कर देते हैं। तो इन दोनों में रिलेशन क्या होता है डेल्टा एस में और डेल्टा थीटा में? तो आपको मालूम है, एक फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस इज इक्वल टू थीटा, याद है? यहाँ पर लेंथ ऑफ द आर्क की जगह हम क्या लिख यस सर। सकते हैं? डेल्टा एस। इसका मतलब हम लिख सकते हैं बेटा डेल्टा थीटा कैन बी रिटन एज इक्वल टू लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। तो ये ऐसे भी लिखा जा सकता है इन दोनों के बीच का रिलेशन। डेल्टा एस को हम ऐसे भी लिख सकते हैं आर मल्टीप्लाइड बाय डेल्टा थीटा। ये याद रखिएगा कि ये स्केलर रिलेशन है, इट इज नॉट द वेक्टर रिलेशन, रिमेंबर दिस इज अ स्केलर रिलेशन। क्लियर? यस सर। डन, आगे बढ़े, नोट किया? एक मिनट सर। कर लिया सर। अब इसमें फर्दर और डेफिनेशन सुनो। अब बेटा यहाँ से यहाँ तक जाने में, मतलब इस एंगल को सबटेंड करने में इसको कुछ टाइम लगा होगा। मान लो लेट द टाइम टेकन बाय दिस टू गो फ्रॉम दिस पॉइंट टू दैट पॉइंट, लेट टाइम टेकन इज डेल्टा टी। लेट टाइम टेकन इज डेल्टा टी। तो अगर इसका टाइम यहाँ से यहाँ जाने का अगर मैं मान लेता हूँ डेल्टा टी है,
तो मैं ये कह सकता हूं कि डेल्टा टी टाइम में डेल्टा थीटा से आपका एंगल चेंज हुआ है। व्हेन द पार्टिकल गोज फ्रॉम पी टू क्यू द एंगल हैज चेंज फ्रॉम 0 टू डेल्टा थीटा, ऐसा मान लो अगर। तो मैं यहाँ पर हम एक चीज डिफाइन करते हैं जिसको हम कहते हैं एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी क्या होती है? तो एंगुलर वेलोसिटी का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। जैसे लीनियर वेलोसिटी था रेट ऑफ चेंज ऑफ लीनियर डिस्प्लेसमेंट, वैसे यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी इसका मतलब होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। इसको हम लिखेंगे डेल्टा थीटा बाय डेल्टा टी। क्लियर हो गई बात? इसी को अगर हम इंस्टेंटेनियस वैल्यू इसी का लिखें बेटे, बिल्कुल सिमिलर है, काइनेमेटिक्स एकदम कुछ कुछ समझ आ रहा होगा, मोशन इन स्ट्रेट लाइन में ये सारी चीजें पढ़ी थी, वैसा ही कुछ कुछ दिखाई दे रहा होगा। इसी में अगर हम इसका एंगुलर वेलोसिटी को का इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखना चाहे, एंगुलर वेलोसिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? तो एंगुलर वेलोसिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं ओमेगा से। ओमेगा एवरेज कह रहा हूं मैं इसको, ये मतलब डेल्टा थीटा बाई डेल्टा टी। ठीक है, ये ओमेगा से हम रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? तो एसआई यूनिट इज रेडियंस पर सेकंड। रेडियन, यस, रेडियंस पर सेकंड। अच्छा, इसी ओमेगा का इंस्टेंटेनियस वैल्यू लिखा जाए तो इसी को हम लिख सकते हैं डी थीटा बाई डी। इंस्टेंटेनियस वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं? डी थीटा बाई डी टी। डी थीटा बाई डी टी, दैट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ angular displacement will be called as angular velocity, or this will be called as instantaneous angular velocity. नोट करते चलिए। सर इनमें एंगुलर वर्जन से बस रिप्लेस कर देंगे, बाकी फॉर्मूले सेम होंगे? कहाँ है? बिल्कुल, बाकी फॉर्मूला मतलब एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर एक्सेलरेशन, वो एक ही जैसा दिखेगा आपको ऑब्वियसली। हाँ सर, और वो किनेमैटिक्स इक्वेशंस भी। हाँ बिल्कुल, सेम किनेमेटिक इक्वेशंस आप लगा सकते हो प्रोवाइडेड अल्फा की वैल्यू कांस्टेंट हो, वो अभी बताऊंगा। ठीक है सर? यस सर। यहां से हम एक और चीज कह सकते हैं कि भाई जितने टाइम में इट हैज सबटेंडेड एन एंगल ऑफ डेल्टा थीटा, उतने टाइम में इट हैज कवर्ड आर्क ऑफ लेंथ डेल्टा एस। तो अगर हम ये डेल्टा एस अगर हम देखें तो डेल्टा एस इज आल्सो कवर्ड इन द सेम टाइम ऑफ डेल्टा टी। तो हमें मालूम है कि लीनियर वेलोसिटी कैन बी रिटन एज इक्वल टू व्हाट? डेल्टा एस बाय डेल्टा टी लिख सकते हैं। ठीक है, और हमने डेल्टा थीटा को क्या लिखा था? थीटा की वैल्यू क्या लिखा था? लेंथ ऑफ द आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। बोलो। यस सर। तो यहाँ देखो, ओमेगा को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान देना, ओमेगा कैन बी रिटन एज इक्वल टू, ये डेल्टा थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ डेल्टा एस डिवाइडेड बाय आर इनटू डेल्टा टी। कैन आई क्लेम दैट? सर यहाँ लिख देता हूँ, सिंस डेल्टा थीटा इज इक्वल टू डेल्टा एस बाई आर। तो अगर आप यहां से देखें सर, तो आप ये भी कह सकते हैं कि ये हम लिख सकते हैं 1 अपॉन आर मल्टीप्लाइड बाई लीनियर वेलोसिटी कह सकता हूँ यानी। यस सर। तो v कैन बी रिटन एज इक्वल टू ओमेगा। याद रखिए कि ओमेगा इज एंगुलर वेलोसिटी विच इज अ वेक्टर क्वांटिटी, v इज आल्सो वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, r इज द पोजीशन वेक्टर, इट इज आल्सो द वेक्टर क्वांटिटी। ये जो रिलेशन मैंने लिखा है इट इज स्केलर रिलेशन। मैंने अभी वेक्टर फॉर्म में हम लोगों ने इसको नहीं लिखा है, वेक्टर फॉर्म में जनरली ये नहीं रहेगा, ये स्केलर फॉर्म में लिखा है हमने, स्केलर रिलेशन। अगर इसका कोई वेक्टर रिलेशन कभी गलती से पूछ ले तो वेक्टर रिलेशन विल बी ओमेगा क्रॉस आर, दिस विल बी द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ दीस टू। ओमेगा और आर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है ना, दैट विल बी कॉल्ड एज दिस वैल्यू विच इज कॉल्ड एज वी। तो ये इसका वेक्टर रिलेशन है। लेकिन आप जो जनरली यूज करेंगे वो स्केलर रिलेशन यूज करेंगे विच विल बी v इज इक्वल टू ओमेगा। सर तो हम ओमेगा आर साइन थीटा नहीं लगाएंगे, बस सिर्फ ओमेगा आर? ओमेगा साइन, ओमेगा क्रॉस आर है, हमें साइन थीटा नहीं लगाना। इसलिए नहीं लगाना क्योंकि अगर यहाँ पे आप थीटा लेंगे भी ना, तो देखिए ये आर है आपका, हाँ, हर पॉइंट पे v और r के बीच का जो एंगल होगा 90 होगा, बिकॉज टेंजेंट और रेडियस हमेशा परपेंडिकुलर, इसलिए यहाँ पर साइन थीटा नहीं लगाया जाता। हाँ सर, वो 1 हो जाएगा अल्टीमेटली।
सर ये लिख लिया। लिख लिया, तो आगे बढ़ते हैं, एक और चीज डिफाइन करें। अब देखिए, जैसे वहां पर रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी को हमने एक्सीलरेशन कहा था, वैसे यहाँ पर भी है। इस बात को आप ऐसे समझिए कि मान लीजिए ये आपका सेंटर, ये आपका रेडियस। रेडियस भी अपने आप में पोजीशन वेक्टर है, बट उतने आपको डिटेल में नहीं कराया जाता है 11th में। याद रखिएगा, ये सेंटर को हम ओरिजिन मान लें, तो ओरिजिन से कोई भी ऐसा वेक्टर जो किसी पार्टिकल की पोजीशन बताता है, उसको पोजीशन वेक्टर ही तो कहते हैं ना, नहीं बेटा? तो खैर जाने दो उस बात को अभी फिलहाल। मान लो कि यहाँ पर ω1 इज द वेलोसिटी ऑफ दिस पार्टिकल, एंगुलर वेलोसिटी, एंड हियर दिस बिकम्स ω2। क्लियर? सर बोलो जी, कहिए। सर वो इस डायरेक्शन में ही होगी, कहीं हमने ले लिया है। किसकी डायरेक्शन? ओमेगा की मैंने कोई डायरेक्शन ही नहीं लिया है। ओमेगा की जो डायरेक्शन होती है वो एक्सियल वेक्टर्स होता है। ओमेगा की डायरेक्शन से हमें मतलब ही नहीं है फिलहाल। ओमेगा की डायरेक्शन फिर भी अगर आपको निकालने का शौक है तो याद रखिएगा, ओमेगा या अल्फा, जो भी मैं आगे बताऊंगा, दे आर एक्सियल वेक्टर्स। एक्सियल वेक्टर का मतलब ये होता है कि जिस प्लेन में पार्टिकल घूम रहा है ना, उस प्लेन से परपेंडिकुलर एक्सिस पे उसकी डायरेक्शन होती है। क्या मतलब सर? इस बात को अगर कभी भी तुम्हें समझना है कि भाई ओमेगा की डायरेक्शन वेक्टर, ये वेक्टर कैसे वेक्टर है? एक्सियल वेक्टर, मतलब इसकी जो डायरेक्शन होती है वो हमेशा परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सर्कल होती है, ओमेगा की भी और अल्फा की भी। तो किधर होती है सर? परपेंडिकुलर तो होगी, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगी या परपेंडिकुलरली इनवर्ड होगी, किधर होगी? तो आप इसके लिए अगर आपको डायरेक्शन निकालना है तो आपको करना क्या है, राइट हैंड की जो फिंगर्स है आपके, उसको आप कर्ल कर लो इन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द पार्टिकल। मतलब देखो, सर्कल पे पार्टिकल या तो क्लॉकवाइज जा रहा होगा या एंटी क्लॉकवाइज जा रहा होगा। तो आप जैसे मान लो कि मैं अज्यूम कर लूं कि ये पार्टिकल एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, तो राइट हैंड के फिंगर्स को कर्ल करो इन द एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो आपका थंब की जो डायरेक्शन होगी वही ओमेगा की डायरेक्शन होगी। नहीं समझे? यहाँ पर थंब की डायरेक्शन किधर आ रही है ऋषिक साहब? सर उसकी तरह है ना, मैक्सवेल राइट हैंड थंब रूल जैसा। वैसा ही कुछ है, बिल्कुल सही बात, ये वैसा ही है। ठीक है, तो लेकिन ये एक्सियल वेक्टर है, और हम जो यहाँ पर यूज करेंगे वो सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड यूज करेंगे। बट फिर भी अगर तुम्हें सीखने का शौक है तो मैं बता रहा हूँ कि जिस डायरेक्शन में पार्टिकल घूम रहा हो उस डायरेक्शन में राइट हैंड के फिंगर्स को आप कर्ल करिए, तो जो थंब की डायरेक्शन होगी वही आपको ओमेगा की डायरेक्शन देगी। मतलब इफ द पार्टिकल इज गोइंग इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, जैसे मैंने शो करा है, तो इसमें आपके थंब की डायरेक्शन देखो आउटवर्ड आ रही होगी। यस सर। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी वो किधर हो गई? आउटवर्ड। अगर यही क्लॉकवाइज घूम रहा होता तो इसकी डायरेक्शन किधर होती? इनसाइड द। बोलिए। इनवर्ड होती। ठीक है, बात समझ आ गई आपको? अब यस देखिए, मान लीजिए कि यहाँ पर पार्टिकल था एट टाइम t1 और यहाँ पर पार्टिकल पहुंच गया एट टाइम t2। तो एक बात तो क्लियर। अच्छा, ओमेगा की वैल्यू चेंज हुई है ना बच्चों, देवांश, ऋषिक एंड ऑल, जो भी कनेक्टेड हो, ओमेगा की डायरेक्शन चेंज हुई है, तो इसका मतलब ये, सॉरी, ओमेगा की वैल्यू चेंज हो रही है, तो इसका मतलब ये कौन सा सर्कुलर मोशन है? इज इट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन और नॉन यूनिफॉर्म? नॉन यूनिफॉर्म। नॉन यूनिफॉर्म, बिल्कुल सही, वेरी गुड। वाई, मैं रीजन बता देता हूं भाई। v इज इक्वल टू ओमेगा आर, अभी हम लोगों ने लिखा था, वेयर आर इज द रेडियस। रेडियस फिक्स है, ये तो कांस्टेंट है फॉर अ गिवन सर्कल। तो ओमेगा तभी चेंज करेगा जब v चेंज करेगा, मैग्नीट्यूड वाइज। सर आपको कैसे पता मैग्नीट्यूड? क्योंकि हम रिलेशन ही मैग्नीट्यूड वाला लिख रहे हैं, स्केलर रिलेशन, मैंने साफ साफ बोला है। तो स्केलर रिलेशन में तो मैग्नीट्यूड का चेंज होगा तभी तो दूसरी क्वांटिटी चेंज होगी। नहीं आया, नहीं आया। आ गया सर। तो अगर कोई सा सर्कुलर मोशन, अगर ओमेगा चेंज हो रहा है, इसका मतलब वो सर्कुलर मोशन कैसा है? तो याद रखिए, दैट सर्कुलर मोशन इज नॉन यूनिफॉर्म, तभी ओमेगा चेंज होगा। और ओमेगा चेंज हुआ तो किस रेट से ओमेगा चेंज हुआ, उस रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा को हम क्या नाम देते हैं? तो दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा, दैट रेट ऑफ चेंज ऑफ ओमेगा इज नोन एज एंगुलर वेलोसिटी, एक्सेलरेशन। मेरी बात समझे, एंगुलर एक्सेलरेशन क्या चीज है? तो एंगुलर एक्सेलरेशन है बेटा रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, मतलब एंगुलर एक्सेलरेशन। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या चीज होगा? तो रेट, द रेट एट विच द एंगुलर वेलोसिटी चेंजेस इज नोन एज एंगुलर एक्सेलरेशन। समझ में आई बात? तो एक बात तो क्लियर हो गई सर
कि एंगुलर एक्सेलरेशन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में होगा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एंगुलर एक्सेलरेशन बोलो नहीं होगा। तो है ना, तो अब देखिए एंगुलर एक्सेलरेशन को हम रिप्रेजेंट करते हैं अल्फा से, अल्फा इस साइन को हम कहते हैं अल्फा। तो अल्फा एवरेज की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो फाइनल एंगुलर वेलोसिटी माइनस ऑफ इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय फाइनल समय माइनस ऑफ इनिशियल समय, और इसको या तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूं कि डेल्टा ओमेगा बाई डेल्टा टी, दिस विल बी कॉल्ड एज एंगुलर एक्सेलरेशन और एवरेज वैल्यू ऑफ एंगुलर एक्सेलरेशन। इसी का अगर मैं इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकालूं तो अल्फा इंस्टेंटेनियस विल बी इक्वल टू व्हाट, तो दिस विल बी रिटन एज d ओमेगा बाय dt। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, डी ओमेगा बाई dt, दिस इज द इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अच्छा सर, हम लोगों ने ये भी पढ़ा कि एज v इज ओमेगा कैन आल्सो बी रिटन एज इक्वल टू v बाय r, क्योंकि सिंस v इज इक्वल टू ओमेगा r, तो यहाँ पर अगर हम रख दें अल्फा की वैल्यू में तो v ये क्या लिख सकते हैं हम, ओमेगा की जगह v बाय r, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, या डेल्टा v बाय डेल्टा r, जैसे मन करे वो लिख दो, तो डेल्टा v डिवाइडेड बाय r डिवाइडेड बाय डेल्टा t लिख सकता हूँ, से समथिंग। यस सर, करेक्ट है बेटा। तो अल्फा की वैल्यू को मैं देखो तो डेल्टा v बाय डेल्टा t को लीनियर एक्सेलरेशन कह सकता हूँ या नहीं? यस सर, तो ये लीनियर एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय रेडियस हो गया क्या, तो a इज इक्वल टू आर अल्फा हो गया। कौन सा? a इज इक्वल टू आर अल्फा। अब एक पॉइंट समझो, उसके बाद लिखना, सर ये जो a बोला आपने, क्या ये a सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन है इस केस में? is this a represent centripetal acceleration in this situation? तो याद रखो नहीं, this a is the tangential acceleration, ठीक है, जिसकी ये कौन सा एक्सेलरेशन होता है बेटा, ये टेंजेंशियल होता है, सेंट्रीपिटल नहीं होता ये किताबों में जनरली लिखा नहीं होगा ये रिलेशन, इसलिए सुन लो, a इज इक्वल टू आर अल्फा वो सिर्फ लिख देते हैं, इसमें याद रखिए दिस a इज द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, इट इज नॉट द सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इसका मतलब ये जो a इज इक्वल टू आर अल्फा का रिलेशन मैंने लिखा है, ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का रिलेशन है एंगुलर एक्सेलरेशन के साथ। दिस रिलेशन इज the relation between the tangential acceleration with the angular acceleration. I hope आपको मेरी बात समझ में आ गई हो। यस सर, नोट करें। कर लिया नोट सर? यस सर। तो अब देखो इस काइनेमेटिक्स पोर्शन में अब एक चीज, ये तो बेसिक चीजें हो गई, ये दोनों टाइप ऑफ सर्कुलर मोशन के लिए ये बेसिक टर्म्स यूज होते हैं। अब इसमें एक डेरिवेशन है जो हम करेंगे, बट आज नहीं करेंगे, नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे, बिकॉज इट विल टेक टाइम। That is the derivation of centripetal acceleration and that is the only derivation in this kinematics part of circular motion. ठीक है, ये आप ये कह सकते हो सर्कुलर मोशन के इस वाले पार्ट में सिर्फ एक ही डेरिवेशन है, वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, और इस पे बेस्ड क्वेश्चन हम करेंगे। तो नेक्स्ट क्लास में काइनेमेटिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन खत्म हो जाएगा, फिर उसके बाद डायनेमिक्स, मतलब उसमें फोर्स वोर्स भी कंसीडर करके फिर चीजों को देखेंगे। ठीक है सर, तो आज इतना ही रहने दीजिए, नेक्स्ट क्लास में इसको खत्म करते हैं। थैंक यू ऑल, बाय बाय।